गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम थॉमस एक्विनास देख रहे थे। एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था, जैसा कि मैक्सी ने कहा। तो कल हमने एक्विनास के जीवन परिचय और उनके राजनीतिक विचारों को देखा। आज हम उनके विचारों पर अरस्तु का क्या प्रभाव है उसको देखेंगे। संपूर्ण मध्यम युग में संत थॉमस एक्विनास सबसे बड़े विचारक और दार्शनिक थे। उनकी विचारधाराओं में सामाजिक और आध्यात्मिक विचारधाराओं का समन्वय दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि 13वीं सदी में थॉमस एक्विनास के रूप में अरस्तु पुनः जीवित हो गए। थॉमस एक्विनास में प्राचीन और मध्य युग का समन्वय है। मध्य युग का अरस्तु, उन्हें दो अर्थों में कहा जाता है। उन्होंने अरस्तु का मध्यम मार्ग अपनाया और मध्यकाल की समग्र विचारधारा का प्रतिनिधित्व अरस्तु की तरह किया। एक्विनास के जन्म के समय के आसपास अरस्तु की रचनाएं हैं वो यूरोप के अंदर प्रसिद्ध हो गई और एक्विनास ने भी अरस्तु की रचनाओं का अध्ययन किया और अरस्तु के विचारों को ईसाईयत जो विचार है उनके रूप में पेश किया। एक्विनास ने यूनानी विचारों के ढांचे पर जो ईसाई विचारों का लेप चढ़ाकर उसे पेश किया, उसके अंदर उनके प्रकृति संबंधी विचार हैं। एक्विनास ने प्रकृति के संबंध में अरस्तु के दर्शन को स्वीकारा था और यद्यपि इसमें कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन यह अधूरा है क्योंकि अरस्तु यह नहीं पहचान पाया कि प्रकृति जगत संपूर्ण जगत नहीं है, बल्कि उसके ऊपर एक दिव्य जगत है का अस्तित्व है। एक अन्य पांडित्यवादी ने कहा है कि दिव्य जगत प्रकृति को निरस्त नहीं कर सकता, बल्कि उसे परिपूर्ण बनाता है। नीति शास्त्र के संबंध में भी उन्होंने अरस्तु के विचारों पर ईसाईयत को पेश करते हुए कहा कि मनुष्य अपने प्राकृतिक ध्येय और आनंद को प्राप्त करे, इसके लिए उसे नीति शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। और एक्विनास ने इस बात से इनकार नहीं करता कि लौकिक आनंद मनुष्य का उपयुक्त ध्येय है। यह केवल लौकिक आनंद को अधिक ऊंचे ध्येय की तुलना में गौण बना देता है। समाज, अरस्तु ने ऐसे समाज की रूपरेखा पेश की जिसका उद्देश्य मनुष्य के लिए सद्जीवन उपलब्ध करवाना था। मनुष्य के लौकिक जीवन पर ही उनका ध्यान था, लेकिन एक्विनास ने सद्जीवन ऐसा साध्य है जिसकी सिद्धि प्रत्येक समाज को करनी चाहिए। इसकी सिद्धि के साधनों के संबंध में अरस्तु का सिद्धांत सही है, लेकिन पारलौकिक जीवन का परम कल्याण अधिक ऊंचा साध्य है। उन्होंने कहा कि इस लौकिक जीवन में हम आनंद के साथ रहते हैं, इसके साथ साथ इस जो भौतिक संसार के अलावा जो ईश्वर की दुनिया है उसके अंदर भी हम आनंद और सुख के साथ रहें। हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए। राज्य और चर्च, एक्विनास के विचारों में चर्च सामाजिक संगठन का शिरोमणि है, मतलब जितने भी सामाजिक संगठन हैं उनमें वह सर्वश्रेष्ठ है। वह लौकिक संगठन का प्रतिनिधि नहीं बल्कि पूरक है। उसने ऐसा इसलिए माना क्योंकि उसने अरस्तु के चिंतन को अपना लिया था। अरस्तु के अनुसार राज्य श्रेष्ठकर है। एक्विनास के ईसाई पूर्ववर्तियों के अनुसार राज्य का कार्य शांति और व्यवस्था कायम रखने का था, क्योंकि यदि वे शर्त पूरी नहीं होती तो चर्च भी मनुष्य के आध्यात्मिक कल्याण का कार्य नहीं कर सकता। एक्विनास ने राज्य के साथ शिक्षा का कार्य जोड़कर अरस्तु के पदचिन्हों का अनुसरण भी किया। कहा कि राज्य केवल ऐसी परिस्थितियां ही नहीं जुटाता जिसमें चर्च कार्य कर सके, बल्कि चर्च के इस कार्य को संभाल लेता है। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ चर्च के लिए मार्ग ही तैयार नहीं करता, वरन साथ ही साथ राज्य चर्च के कार्यों को संभालता भी है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। एक्विनास ने राज्य को एक
प्राकृतिक संस्था बताकर अरस्तु के राजनीतिक दर्शन के मूल सिद्धांत के प्रति अपना विचार पेश किया। एक्विनास ने एक ऐसी परंपरा को तोड़ा जो उसके पूर्ववर्तियों में सर्वमान्य रही थी। वह यह थी कि यदि मनुष्य का पतन न होता तो न दास प्रथा होती, न उसी की तरह शासित और अपने शासित के अधीन होते, न संपत्ति की संस्था होती। ईश्वर ने इन सब का विधान मनुष्य को उसके पापों का दंड देने के लिए किया है, लेकिन थॉमस एक्विनास ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक का संबंध दासता से है और दूसरे का संबंध स्वतंत्र व्यक्तियों पर शासन करने से है। थॉमस का मत है कि निष्पाप दशा में कोई मनुष्य अपने अर्थ में शासित नहीं था। अब हम थॉमस एक्विनास पर अरस्तु का प्रभाव देखते हैं कि कौन कौन से विचार हैं जो उन्होंने अरस्तु से प्रभावित होकर दिए हैं। राज्य संबंधी विचार। राज्य, जैसा कि अरस्तु राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हैं, उसी प्रकार एक्विनास भी राज्य को स्वाभाविक संस्था मानते हैं। उनके अनुसार राष्ट्र राज्य के विचार को जन्म दिया, जो कि आधुनिक विचार है। अरस्तु के प्रभाव के ही कारण एक्विनास ने राज्य को पापों का परिणाम नहीं माना, बल्कि राज्य को व्यक्ति की भलाई के लिए निर्मित एक स्वाभाविक संस्था माना। दूसरा है कानून संबंधी विचारों पर अरस्तु का प्रभाव। कानून का अर्थ है प्रकृति और व्याख्या के संबंध में। एक्विनास ने अरस्तु का अनुसरण किया है। अरस्तु की तरह ही वह कानून को विवेक की अभिव्यक्ति मानते हैं। कानून विवेक की अभिव्यक्ति के साथ ही साथ, कानून का अर्थ क्या है? मानवीय विवेक, और विवेक के साथ ही कानून का अर्थ है सामान्य हित। दोनों ही कानून के शासन को श्रेष्ठ शासन मानते हैं, लेकिन कानून की व्याख्या और विवेचना में अरस्तु का अंधा अनुकरण नहीं किया है उन्होंने। राज्य के उद्देश्यों के संबंध में विचार। तो थॉमस ने राज्य के 2 उद्देश्य बताए हैं। पहला है राज्य का उद्देश्य विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा और शांति कायम करना, और दूसरा नागरिकों को उत्तम जीवन जीने योग्य परिस्थितियां पैदा करना। अरस्तु से प्रभावित होकर उन्होंने उत्तम जीवन की बात कही है। शासनों का वर्गीकरण। एक्विनास ने अरस्तु की भांति ही शासनों का वर्गीकरण किया है। उसके 3 शुद्ध और 3 विकृत रूप बताए हैं: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र, और विकृत रूप में निरंकुश तंत्र, अल्प तंत्र और निकृष्ट प्रजातंत्र को शामिल किया है। जहाँ अरस्तु मिश्रित शासन व्यवस्था को सबसे अच्छे मानता था, वहीं थॉमस ने राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। दासता संबंधी विचार। थॉमस ने दासता के विचारों का समर्थन किया है, लेकिन उनके दासता संबंधी विचार अरस्तु से थोड़ा भिन्न हैं। उन्होंने दासता में सैनिकों के साथ जोड़ दिया है। सैनिकों में दास प्रथा का समर्थन सैनिकों के अंदर शूरवीरता की भावना लाएगा। अरस्तु की जो दास प्रथा है वो उसकी प्राकृतिक बौद्धिक योग्यता के आधार पर थी। जो व्यक्ति बौद्धिक योग्य है वो स्वतंत्र जीवन जिएगा, जिसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ वो दास बनेगा। लेकिन एक्विनास ने कहा कि जो युद्ध में हार जाएंगे ऐसे सैनिक हैं वो दास होंगे। युद्ध में हारने वाले पराजित व्यक्ति दास होंगे, इसीलिए सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा वीरता को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो दास ना बने। तो इस प्रकार हमने देखा कि थॉमस एक्विनास ने मध्य युग में अरस्तु के विचारों को परिस्थितियों के अनुसार पेश किया। जो उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल थे उसे यथावत जैसे थे वैसे का वैसे स्वीकार कर लिया, और जो उस समय की परिस्थितियों के साथ मेल नहीं खाती थी उन्हें समय और परिस्थितियों के आधार पर
संशोधित करके उनके द्वारा पेश किया गया। अब है अरस्तु के एक्विनियस के राजनीतिक विचारों में योगदान। राजनीति में उन्होंने क्या योगदान दिया, तो विधि की विवेचना। एक्विनियस का सबसे बड़ा योगदान है वो है विधि की परिभाषा, उसका विश्लेषण है। उन्होंने 4 प्रकार से जैसे कानून बताए हैं, शाश्वत कानूनों को सर्वश्रेष्ठ माना है, कानून संप्रभु की आज्ञा है, कानून विवेक की उत्पत्ति है और कानून का आधार सामान्य हित है। संविधानवाद का आधार प्रदान करना। संविधानवाद का अर्थ है सीमित शासन, विधि के अनुसार शासन। तो यह विचार उस समय में सर्वप्रथम एक्विनियस के द्वारा प्रतिपादित किए गए। समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन। संत थॉमस एक्विनियस ने धार्मिक समानता को है पूर्ण रूप से बल दिया। उन्होंने उन्होंने समानता के बारे में कहा कि समस्त मानव जाति समान है क्योंकि सभी को ईश्वर ने बनाया है। आत्मा समस्त मनुष्यों में समान रूप से पाई जाती है। समस्त मनुष्यों के लक्ष्य भी समान होते हैं और मनुष्य की इच्छाएं भी एक समान होती है। इस प्रकार मानवीय समानता के दर्शन को प्रोत्साहित किया। लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन। थॉमस एक्विनियस ने लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन किया, प्रत्येक प्रकार के अत्याचार का विरोध किया। यही कारण है कि उसने राजतंत्र का तो समर्थन किया है, लेकिन वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं करता, वरन उन्होंने निर्वाचित राजतंत्र का समर्थन किया है। संविधानवाद की स्थापना की है जिससे शासकों पर सीमा लगाई है, और जो राजतंत्र है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। राष्ट्रीयता के सिद्धांत का प्रतिपादन। एक्विनियस का राष्ट्रीयता के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश के प्रति लगाव, प्रेम, ये इटली के विचारक थे और इन्हीं के विचारों को आगे इटली के विचारक मैकियावेली ने आगे बढ़ाया और राष्ट्रीयता के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से पेश किया। राज्य व चर्च के मध्य समन्वय। एक्विनियस ने राज्य और चर्च के मध्य उस समय जो संघर्ष चल रहा था कि राज्य श्रेष्ठ है, चर्च श्रेष्ठ है, उसमें समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। दोनों अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करें और दोनों का लक्ष्य ही जन कल्याण है। अरस्तु और ईसाईयत के मध्य समन्वय। एक्विनियस के द्वारा अरस्तु के विचारों और ईसाई विचारों का समन्वय स्थापित किया गया। अरस्तु ने थॉमस एक्विनियस ने रिचर्ड हुकर को शिक्षित किया। इस प्रकार थॉमस हुकर के माध्यम से लोक का गुरु था। उन्होंने सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक की प्रेरणा भी दी। उसने राजनीति शास्त्र को धर्मशास्त्र, आचार शास्त्र से मुक्त कर दिया। आज हमने देखा एक्विनियस के राजनीतिक विचार, अरस्तु का प्रभाव और उनका राजनीति विज्ञान में क्या योगदान है। तो जो एक्विनियस थे वो रिचर्ड हुकर के गुरु थे और रिचर्ड हुकर है वो लोक के गुरु हैं। लोक जो कि अमेरिकी संविधान के जनक हैं और उदारवादी विचारधारा के भी जनक हैं। तो उदारवादी विचारधारा का जो समर्थक है, जो जनक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से एक्विनियस से संबंधित हो जाता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।